हेलो बच्चों, विज्ञान के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 के जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें हम कुल अभी तक 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसके पहले का जो अध्याय हम पढ़ रहे थे, जय प्रक्रम, मनुष्य में कितने प्रकार के जय प्रक्रम पाए जाते हैं, उन सभी जय प्रक्रमों के बारे में बारी बारी से अध्ययन किया गया। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 7, और इस अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका पहला पार्ट लेक्चर पार्ट आज देखेंगे हम सब। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से संबंधित 7वां अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पहले यह जान लीजिए कि नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपनी बाहरी वातावरण से तालमेल बनाने का गुण रखते हैं। मतलब बाहर ठंडी हो रही है तो शरीर को गर्म करने का प्रयास करेंगे, बाहर गर्मी हो रही है तो शरीर को ठंडा करने का प्रयास करेंगे, धूप हो रही है तो छाया में जाने का प्रयास करेंगे, अगर उन्हें ठंडक महसूस हो रही तो धूप में जाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी सजीव होते हैं सबके भीतर सभी के जो मूलभूत लक्षण हैं उनमें एक मूलभूत लक्षण यह भी होता है कि वह अपने बाह्य वातावरण के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठाने की क्षमता रखते हैं। यह जो क्षमता होती है वह जिन तंत्रों द्वारा नियंत्रित होती है वह तंत्र होते हैं नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र। कैसे होता है यह हमें इस अध्याय में पढ़ना है। पहली चीज़, सभी सजीवों में जो नियंत्रण एवं समन्वय की परिभाषा दी गई है वह यह है कि सभी सजीवों में बाह्य वातावरण के अनुसार अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। सभी जीवों को उनके शारीरिक संगठन के अनुसार कुछ विशिष्टीकृत ऊतकों को नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो बाहरी वातावरण से समन्वय बैठाते हैं उसके लिए सभी सजीवों के शरीर के भीतर कुछ ऐसे विशिष्ट ऊतक होते हैं जो कि इस कार्य को करते हैं, जिसे हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। यह तालमेल बैठाने की जो क्रिया होती है बाह्य वातावरण के साथ, इसे हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का काम करने वाला ऊतक तंत्रिका ऊतक होता है, और साथ में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो कि नियंत्रण एवं समन्वय में सहयोग करते हैं। उन पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है। यह सभी सजीवों की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि सभी सजीवों के भीतर होने वाली अनेक जैविक क्रियाओं को उनके वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रिया को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, यह दोनों चीज़ें नियंत्रण एवं समन्वय बैठाने का कार्य करते हैं। एक एक चीज़ पढ़ें। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र होता है वह तंत्रिकाओं और पेशी ऊतक द्वारा बना होता है, या कह सकते हैं कि दोनों का समन्वित रूप जो होता है वह जंतुओं का तंत्रिका तंत्र होता है। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं, या कह सकते हैं एनिमल्स से हम, क्योंकि यह जो तंत्रिका तंत्र होता है मोस्टली एनिमल्स में ही पाया जाता है। किसी प्लांट में हम अभी तक इसको देखते नहीं हैं। क्या कह सकते हैं कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो यह जंतुओं में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र है जो कि तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक द्वारा बना हुआ होता है, और पर्यावरण से सभी सूचनाओं को ग्रहण करके तंत्रिका कोशिकाओं के कुछ विशिष्टीकृत सिरों द्वारा यह कार्य किया जाता है। तंत्रिका ऊतक जो पाया जाता है जीवों के शरीर के भीतर, उनके कुछ सिरे होते हैं जिनकी रचनाएं विशेष प्रकार की होती हैं। इन विशिष्टीकृत सिरों इनके जो तंत्रिका ऊतक के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं वह हमारे शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जिनसे हम बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी प्रमुख ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? अंतःकरण, नाक, जिह्वा,
आँख तथा त्वचा। यह हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनमें इन तंत्रिकाओं के ये विशिष्टीकृत सिरे स्थित होते हैं और बाह्य वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। वातावरण की सभी सूचनाएं या संदेश तंत्रिका कोशिकाओं के इन ज्ञानेंद्रियों में स्थित द्रुमाकृतिक सिरों द्वारा उपार्जित की जाती हैं। इन विशिष्टीकृत सिरों को क्या कहा जाता है? द्रुमाकृतिक सिरे या डेंड्रॉन्स कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन्स, या हिंदी में कहते हैं द्रुमाकृतिक सिरे, जिनके द्वारा बाहरी वातावरण से, इन सिरों से ही बाह्य वातावरण से संवेदनाएं, क्या हो रहा है, ठंडी है, गर्म है, शोर है, क्या है, कोई भी सूचना जो शरीर के भीतर जाती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा, मुंह, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनमें स्थित यह तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे ही ग्रहण करके हमारे शरीर के भीतर तक पहुंचाते हैं। सूचनाएं प्राप्त होने पर यह द्रुमाकृतिक सिरों पर एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाओं में, कोशिका काय होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो सेल बॉडी होते हैं उसे कोशिका काय कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रब हो गया है, मिट गया है, इसको यहाँ से मिला लीजिएगा। कोशिका काय है ये। आवेग द्रुमिका से कोशिका काय में और कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, या इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सॉन, में पहुंच जाता है। मतलब द्रुमाकृतिक सिरों से जो आवेग, रासायनिक परिवर्तन के कारण जो आवेग उत्पन्न होता है, वह पहुंचता है तंत्रिका कोशिका के शरीर के भीतर, जिसे हम तंत्रिका काय कहते हैं। और फिर उस तंत्रिका काय से या एक्जान के में चला जाता है। एक्जान से होता हुआ यह एक्जान के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तो एक जंतु तंत्रिका कोशिका में इस तरह जो आवेग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। एक्सान का जो अंतिम सिरा होता है वह भी कुछ रसायनों का विमोचन करता है, कुछ रसायन निकलते हैं उससे, और यह रासायनिक पदार्थ तंत्रिका के जोड़ पर जो सिनैप्स दरार पाई जाती हैं उसको पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में फिर से उसी पहले ही की तरह फिर से विद्युत आवेग उत्पन्न कर देती हैं। और इस प्रकार एक तंत्रिका के एक सिरे पर उत्पन्न होने वाला जो आवेग है वह एक तंत्रिका कोशिका से प्रारंभ होकर तंत्रिका के दूर स्थित अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। चित्र के माध्यम से समझें। यह एक तंत्रिका कोशिका है। इसकी यह जो बॉडी होती है, सेल बॉडी या कोशिका काय कहा जाता है इसे, और यह होती है द्रुमिका जो कि सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। और जैसे हर सेल में केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। साथ ही कोशिका काय होता है जहाँ से द्रुमिका से जो सूचनाएं ग्रहण करती है वह द्रुमिका से सीधे कहाँ पहुँचती हैं? कोशिका काय तक, और कोशिका सा काय से फिर एक्जान में, और एक्जान मतलब तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष से आगे बढ़ते हुए या तंत्रिका सिरा का अंतिम, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा होता है। यहाँ से फिर एक रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है जो कि अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका तक पहुँच जाता है। तो किस तरह आवेग आगे बढ़ता है ध्यान दें। यहाँ पे कोई आवेग उत्पन्न हुआ बाहरी वातावरण में, और बाहरी वातावरण से कौन ग्रहण करता है? सबसे पहले द्रुमिका ग्रहण करती है। द्रुमिका से पहुँचता है कोशिका काय में, फिर कोशिका काय से एक्जान में, एक्जान से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक जाता है। अंतिम सिरे से फिर अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह जो रूट होता है इस तरह चलने का, वह आवेग का होता है जिसके माध्यम से सारी सूचनाएं शरीर में पहुंचती रहती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वह ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि किसी पर्यावरणीय घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब कोई पर्यावरणीय घटना हुई, उसके फलस्वरूप अचानक उत्पन्न होने वाली क्रियाओं को हम
प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कहीं जोर का धमाका होता है तो आप अचानक उछल पड़ते हैं। तेज़ी से आपका हाथ कहीं जलती हुई लौ पे पड़ गया, गर्म चीज़ पे पड़ गया तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। चल रहे हैं, पैर में कहीं कांटा चुभ गया तो तुरंत आप पैर को उठा लेते हैं। तो या गिर रहे हैं तो अचानक हाथ अपने आप पीछे चला जाता है। यह कुछ ऐसी अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं जो कि किसी पर्यावरणीय घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक उत्पन्न हो जाती हैं। इन क्रियाओं को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अपने आप जो क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थितियां जिनमें कि तुरंत क्रिया करना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा शरीर को कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह की जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ही यह प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। मतलब अचानक कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए ही प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। चूँकि संवेदना ग्रहण करके उसकी अनुक्रिया को मस्तिष्क द्वारा संबंधित अंग तक भेजने में बहुत समय लग जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमज़ोर पाया जाता है। तो इस स्थिति में अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई, आप किसी भी जीव को कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई, जैसे आप ही हैं, आपका हाथ किसी जलती हुई वस्तु पर पड़ गया और जब तक वहाँ से संदेश मस्तिष्क को जाएगा, मस्तिष्क उस पर क्रिया करेगा कि अब क्या करना है, हटाना है कि नहीं हटाना है, तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इस तरह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं बाह्य वातावरण में जिनके प्रत्युत्तर में तुरंत क्रिया करना आवश्यक होता है। ऐसी क्रियाएं और सामान्य रूप से जो क्रियाएं होती हैं वो उस तरह अगर यह संदेश पहुंचेंगे तो तब तक शरीर को काफ़ी क्षति हो जाएगी। तो और इन परिस्थितियों में जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उन्हीं प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही सजीव अपनी रक्षा करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती कैसे हैं? प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदना तथा अनुक्रिया उत्पन्न करने वाली तंत्रिकाओं के मध्य एक चाप उत्पन्न होता है। जो तंत्रिका कोशिका जो है जहाँ संवेदना उत्पन्न हो रही है और जिसे उसके प्रत्युत्तर में कार्य करना है, दोनों के बीच एक कनेक्शन तुरंत बन जाता है, जिससे क्या होता है कि वह जहाँ जो संदेश पहुँचना है वह सीधे कार्य करने वाली कोशिका तक पहुँच जाता है। सीधे आप समझ सकते हैं कि जैसे दो मजदूर लगे हुए हैं, एक खेत में कोई मजदूर लगा हुआ है और आप ने घर के किसी सदस्य को भेजा है कि देखते रहिए जाके कि काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पानी लगाया हुआ खेत में, अचानक पानी जो मेड़ है खेत का वो कट जाता है, पानी बहने लगता है। अब मजदूर क्या करेगा? वो पूछने जाएगा कि यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जो पानी बह जा रहा है, इसको हम बांध दें अथवा ना बांधें, क्योंकि उसको अपने आप से कोई भी कार्य नहीं करना है, ना ही वो कर सकता है बिना संदेश दिए, बिना कोई निर्देश दिए। तो उस परिस्थिति में जब तक वो घर जाएगा, आपसे पूछेगा कि उसको बांधे कि ना बांधे, तब तक आपके खेत का पानी सारा बह जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जिसे प्रतिनिधि बना के आपने खेत में भेजा है, तुरंत उसी से पूछ लेगा इसको बांधा जाए कि ना बांधा जाए, और वह स्वविवेक से दोनों मिलकर के उसको परिस्थिति को हल कर लेते हैं या उस बहते हुए पानी को बंद कर देते हैं। तो कम समय में यहाँ अनुक्रिया देनी होती है जिससे कि शरीर सुरक्षित रहे। इसलिए जो संवेदना ग्रहण करने वाली कोशिका होती है और जो उसके प्रत्युत्तर में कार्य करने वाली कोशिका होती है तंत्रिकाओं की, दोनों के बीच कनेक्शन सीधे हो जाता है और वह कार्य तुरंत हो जाता है बिना मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाए, जिससे शरीर की रक्षा हो जाती है। यह सभी सजीवों में जो जंतु हैं उनमें ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। इस जो कनेक्शन उत्पन्न होता है इसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं दोनों तंत्रिकाओं के मध्य। जो प्रतिवर्ती चाप उत्पन्न होते हैं वह सदैव मेरुरज्जु, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके भीतर स्थित होती है,
मेरुरज्जु में ही उत्पन्न होते हैं। कैसे कार्य करते हैं, चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। जैसे आपका हाथ गर्म पानी पे पड़ रहा है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया कि एक प्रतिवर्ती चाप उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में। ग्राही अंग है आपकी त्वचा, और यहाँ पे आपकी त्वचा का संपर्क होता है खौलते हुए पानी से। तो क्या होता है कि जो संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है वह सीधे संदेश को कहाँ पहुँचाता है, आपके रीढ़ की हड्डी में पहुँचाता है, मेरुरज्जु में पहुँचाता है। और कुछ संदेश मस्तिष्क के लिए संदेश चला जाता है कि आपका हाथ जल रहा है, लेकिन वहाँ से संदेश आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ये सीधे पास कर देती है संदेश चालक तंत्रिका कोशिका को, पेशियों को मतलब। और यह हमारा हाथ जो होती है, कार्य करने वाली जो भुजा होती है, उसकी पेशियों को संदेश भेज देती है सीधे यहीं मेरुरज्जु से। आपकी रीढ़ की हड्डी से ही संदेश सीधे वापस चला जाता है, मस्तिष्क द्वारा उसमें कुछ सोचना नहीं होता है। तो यह क्रिया इस तरह यहाँ मेरुरज्जु में उत्पन्न हुए चाप द्वारा पूरी की जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि संदेश तो जाता है मस्तिष्क को, लेकिन जो कार्य करना है वह तुरंत यहीं से रिवर्ट हो जाता है। जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है, जो उस कार्य को संभालने वाली, उस परिस्थिति को संभालने वाली कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक पेशियों तक पहुँच जाता है और हमारी पेशियाँ तुरंत हमारे हाथ को हटा लेती हैं। तो यह जो चाप उत्पन्न होते हैं वह मेरुरज्जु में ही उत्पन्न होते हैं, और इस तरह के उत्पन्न होने वाले चाप को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और ऐसी इस तरह संपन्न होने वाली क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो यह था आज का लेसन, जो कि आपका नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित पहला पाठ था, कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठ। बेहतर तरीके से समझ में आया है। कोई भी चीज़ डाउट हो रही है तो उसको आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।